चिंतन पर सर का काम है, प्रेमचंद और टैगोर पर काम है। तो सर की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सर निरंतर इस तरह के विषयों पर देश के प्रतिष्ठित अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रकवि रणधारी सिंह दिनकर जयंती के इस अवसर पर हम सबको सर मार्गदर्शन दें। कई पहलुओं पर बात की और मुझे बताओ शिक्षक बहुत अच्छा लगा कि इस बहाने इस दिनकर को जाना, इस दिनकर के उत्तराधिकारी के तौर पर आप इस कॉलेज के छात्रों को बताएं। अभी आप लोगों ने राजेश्वर जी का भोजपुर काव्य पाठ सुना। दिनकर जिस खोज के साथ कविता करते थे, राजेश्वर जी में उसकी कुछ छाया आप लोगों को दिखी। और यूट्यूब पे दिनकर के काव्य पाठ का कई वीडियो है, तो आप लोग उसे देखेंगे। और आज जो आप लोगों ने सामने देखा है राजेश्वर जी का काव्य पाठ, तो मिला के थोड़ा देखेंगे तो लगेगा कि राजेश्वर जी जिस विभाग में हैं वे अपने पूर्वज के दायित्वों का निर्वहन आज बखूबी कर रहे हैं। तो कई पहलुओं पर आप लोगों ने चर्चा की, लेकिन दिनकर को जैसा राजेश्वर जी वे आग की कवि है और राग की कवि है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इन दोनों चीजों को अगर मिलाकर दिनकर के पूरी काव्य यात्रा को और दिनकर के पूरे चिंतन को एक साथ मिलाकर देखें तो दिनकर के बारे में शायद वह छवि भरकर सामने आती है जिसकी हिंदी आलोचना में अमूमन आज तक उपेक्षा हुई। हिंदी साहित्य जगत दिनकर के साथ उसको न्याय नहीं कर पाया। समाज ने न्याय किया, राष्ट्र ने न्याय किया कि राष्ट्र कवि को उपाधि मिली, उनको दर्जा दिया गया, तो राष्ट्र ने तो उनका सम्मान किया। पद्म विभूषण जैसा आप लोगों ने कहा, आप जानते हैं भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अपने देश का पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण उन्हें मिला, उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। और जिस किताब को उन्होंने इतना शुरू किया था, संस्कृति के 4 अध्याय, उस किताब की भूमिका उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और आप लोग दिनकर थोड़ा समझने की जरूरत है। दिनकर जब कुरुक्षेत्र लिख रहे थे, कुरुक्षेत्र दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखा है। युद्ध की विभीषिका से मानवता कितना प्रज्वलित होती है, इसकी शायद हिंदी जगत में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि कुरुक्षेत्र है। लेकिन दिनकर उसी समय, देखिए दिनकर राज्यसभा में गए, पंडित नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दिनकर ने कविता किस पर लिखी? दिनकर ने जो पहली बहुत चर्चित कविता लिखी, जिसका उन्होंने पटना के गांधी मैदान में पाठ किया, और आपको वाकया सुनाता हूं। 1942 का आंदोलन था। आंदोलन की समाप्ति के पश्चात जयप्रकाश नारायण जेल से रिहा हुए तो पटना के गांधी मैदान में उनके सम्मान में सभा आयोजित की गई। क्योंकि 42 के आंदोलन के हीरो के तौर पर जयप्रकाश नारायण उभर कर आए।
जयप्रकाश नारायण, जो आप ही के बिहार के रहने वाले थे, नाम आपको सुना होगा। तो जेपी के स्वागत समारोह में, उनका अभिनंदन समारोह हुआ, उसमें दिनकर ने जेपी पर कविता लिखी थी। कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बूझते देख कुंड में फूट स्वयं लो पड़ता है। तो जेपी पे कविता लिखते हैं और दूसरी बड़ी कविता जो लिखी तो लिखते हैं, इसको भी उन्होंने किया था गांधी की जब हत्या होती है तो बापू नामक काव्य लिखते हैं। लेकिन अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत उन्होंने टैगोर से प्रभावित होकर की, इसलिए वनफूल पहली कविता उनकी जो चर्चित हुई। रमन महर्षि भारत के 2-3 आध्यात्मिक पुरुषों में से एक रहे हैं, जिनकी आध्यात्मिक चेतना का और आध्यात्मिक ऊंचाई का लोहा पूरी दुनिया मानती। उस रमन महर्षि के आश्रम में गए थे। दिनकर जब भी परेशान होते थे दुनियावी जीवन से, तो वे आध्यात्मिक सुख की तलाश में, अपने मन की शांति की तलाश में इस तरह के आध्यात्मिक पुरुषों के यहाँ जाया करते। पहले श्री अरविंद के यहाँ जाया करते। अरविंद का नाम सुना है? भारत को जानना है तो इन लोगों को जानना होगा। विवेकानंद का नाम सुना होगा। अरविंद ने भी अपनी यात्रा की शुरुआत एक क्रांतिकारी के रूप में की और क्रांतिकारी आंदोलन से जब वे अलग हुए तो आध्यात्मिक चिंतन के लिए पौंडीचेरी चले गए। अगर जीवन में कभी पौंडीचेरी जाने का मौका मिले तो अरविंद आश्रम जरूर जाना। और 1948 तक आजादी के तुरंत बाद 1 साल बाद उनका निधन हुआ था। 48-49 में निधन हुआ था। अरविंद के बाद वे रमन महर्षि के यहाँ जाने लगे। तो आप दिनकर का रेंज देखो। नेहरू के मित्र थे, जयप्रकाश पर कविता लिखते हैं, गांधी से प्रेरणा लेते हैं और अरविंद और रमन महर्षि के यहाँ आध्यात्मिक शांति के लिए जाते हैं। तो एक और दिनकर का यह पक्ष है कि दिनकर की पूरी काव्य यात्रा अपने समय की चुनौतियों के साथ संवाद करते हुए लिखी गई। अब उनके जीवन की पहली बड़ी घटना क्या थी? पहली बड़ी घटना स्वाधीनता आंदोलन थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में वे क्या लिखते हैं? हुंकार भरते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में वे हुंकार लिखते हैं और जब विश्व युद्ध होता है तो वे कुरुक्षेत्र के द्वारा वे क्या बताना चाहते हैं कि दरअसल युद्ध के द्वारा दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं आज तक जो भी मानव सभ्यता का इतिहास उपलब्ध है उसमें द्वितीय विश्व युद्ध से ज्यादा बड़ा नृशंस युद्ध नहीं हुआ, उससे ज्यादा बड़ी हत्याएं नहीं हुई। 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब वे कुरुक्षेत्र लिखते हैं और कुरुक्षेत्र में जिस शांति के द्वारा वे युद्ध की समस्या का समाधान सुझा रहे हैं, ठीक साहित्य की दुनिया कितनी बदल गई, साहित्य की विषय वस्तु बदल गई। आधा गांव कभी उपन्यास आप लोग पढ़ोगे, तमस उपन्यास कभी पढ़ोगे, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो कभी न कभी आपको पढ़ना होगा, पढ़ना चाहिए। दिनकर उस समय एक अध्यापक के रूप में सुंदर कॉलेज में आमंत्रित किए जाते हैं। आप सभी ने बताया कि विद्यार्थी किस विषय को? इतिहास के। और शिक्षक किसके नियुक्त किए जाते हैं? हिंदी के। विलक्षण काम होता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटनाएं होती है। ऐसे
ऐसे लोगों को आमंत्रित करके बुलाया जाता है। लेकिन अपने विद्यार्थियों से बात करते वक्त अपनी नई पीढ़ी के अंदर किस तरह का संस्कार पैदा किया जाए कि वह भारत को समझ सके, भारतीयता किसे कहें, भारतीय संस्कृति का क्या मतलब होगा, इन प्रश्नों से जूझते हुए दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय लिखते हैं। अब कल्पना कीजिए, आज से 70 साल 72 साल पहले इसी तरह की कक्षा में लिखकर अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं और विद्यार्थियों के अंदर के मनोभाव को पढ़ते हुए उनके अंदर यह घटना हुई कि इन्हें यह बताया जाना चाहिए कि भारत राष्ट्र का मतलब क्या होता है, भारत राष्ट्र कैसे बना है, भारतीय संस्कृति का क्या मतलब है, भारतीय संस्कृति का निर्माण किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है, इसको समझाने की कोशिश एक अध्यापकीय दायित्व के रूप में, एक भारतीय के रूप में और एक मानव सभ्यता का कवि होने के रूप में इनका संस्कृति के 4 अध्याय और भारतीय संस्कृति के 4 अध्यायों को वो चिन्हित करते हैं कि आज जिस भारतीय संस्कृति में हम जी रहे हैं, जो हमारे रग रग में है, जो हमारे पूरे जीवन को आविष्ट किए हुए है, वह भारतीय संस्कृति 2500 वर्षों की अपनी यात्रा में 4 पड़ाव बनाती। पहला पड़ाव जब वैदिक जनों का गैर वैदिक जनों के साथ सामना होता है, नाम क्या होता है कि हम बुद्ध को भी एक देवता मान लेते हैं, महावीर को भी एक देवता मान लेते हैं, यानी सामंजस्य की एक प्रवृत्ति उसके बाद विकसित होती है। फिर एक दूसरा पड़ाव कहते हैं कि आर्यों अनार्यों के बीच इस देश में भीषण संघर्ष हुआ। संघर्ष के बाद क्या हुआ कि हम अनार्य देवताओं को भी, जिस शिव को आप पूजते हो उसके बारे में अवधारणा है कि वे अनार्य देवता, क्योंकि शिव के सारे स्थलों को देखो वो देश की हिस्सों में स्थित है। जितना दुर्गम स्थान मिलेगा वहां शिव विराजमान है और गढ़ देवता है, तो शिव को कहा जाता है अनार्य देवता है। वैसे ही काली की अवधारणा को लेकर भी है। तो जो अनार्य देवता है उनको भी आर्यों ने अपने देवता के रूप में स्वीकार किया और अर्ध देवताओं को भी अनार्य समाजों ने अपने देवता के रूप में स्वीकार किया। यानी सामंजस्य की एक दूसरी कोशिश, बड़ी कोशिश आर्य अनार्य संघर्ष के बाद हुई। और तीसरी बड़ी कोशिश होती है जब इस्लाम भारत में आता है और हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। सूफी समुदाय नई चेतना लेकर आता है और पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन धर्म के साथ की प्रस्तावना को लेकर आता है। और चौथा पड़ाव जब अंग्रेज भारत में आते तो दिनकर इन सबके बाद कहते हैं कि इन सबसे क्या हुआ, सबसे सारे बाधाओं से, सारे चक्राहटों से निकलते हुए भारतीय संस्कृति निर्मित हुई, जिसके केंद्र में सह-अस्तित्व की भावना है, समासिकता की भावना है और सबको एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति। तो दिनकर अपने समय की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। फिर वे रश्मि रखी, फिर उसके बाद उर्वशी या उर्वशी लिखने का दौर क्या है, किस दौर पे उर्वशी लिखी है? ये आजादी के बाद का दौर है। और आजादी के बाद भारत में लोगों के अंदर जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप समाज नहीं बनता, राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। जैसा राइसर जी ने कहा, जो हाशिए पर पड़े लोग थे, परिधि के लोग थे, परिधि मतलब समझते हो क्या? जान रहे थे जब राइसर जी बोल रहे थे लोग सबको आग एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है उसके चारों, तो
केंद्र में जैसे दिल्ली की सत्ता है, परिधि पर ये पिछड़े हुए अंचल, अगर दिल्ली की समृद्धि है तो इसलिए कि कहीं बिहार में गरीबी है, मुंबई की समृद्धि है तो इसलिए कि विदर्भ उजड़ रहा है। यानी जब कोई समृद्धि का केंद्र बनता है तो उसके चारों ओर कोई गरीबी का क्षेत्र भी विकसित होता है। एक शहर में तुम मोती झील में घूमो तो तुम्हें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल दिखते हैं, दुकानें दिखती हैं, लेकिन वहीं जब तुम मुजफ्फरपुर शहर के बाहर निकलते हो तुम्हें वही झोपड़ी दुकानें दिखती हैं। तो जब ये परिधि की बात कर रहे थे तो वही हाशिए पर बड़े शब्दों की बात कर रहे हैं। इसलिए दिनकर ने दिल्ली पर 4 कविताएं लिखी हैं अलग अलग समय। 1929 से वे दिल्ली पर कविता लिख रहे हैं गुलाम भारत से, और 19 कर एक तरह का कहो कि एक अपना महारत जो कविताई करके हासिल किए थे उनके अंदर की संपूर्ण कवित्व शक्ति जो अर्जित हुई थी उसको इस मनुष्य की मूल मनोवृत्ति को समझने के क्रम में उर्वशी के प्रणयन में लगा। और उर्वशी भारतीय सभ्यता के एकदम दूसरे छोर को छूती है। वह काम अध्यात्म की कविता है, ऐसा हिंदी का वह काम अध्यात्म की कविता है। अभी तो बच्चे काम अध्यात्म की बात पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन इसके द्वारा लिखकर यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर की जो मूल मनोवृत्तियां होती हैं वो परिस्थितियां निर्भर करती हैं कि मनुष्य के अंदर की कौन सी प्रवृत्ति का विकास किस रूप में होगा। तो जिस तरह का भारत बनाया जा रहा है आजादी के बाद, वह भारत जिसकी पहचान उसकी आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक ऊंचाई रही है, और वह भारत जिसमें काम को पुरुषार्थ माना जाता रहा है, कहीं ऐसा ना हो वह एक सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के रूप में रिड्यूस होकर रह जाए, काम उत्तेजना के रूप में रिड्यूस होकर रह जाए, तो साथ से घटकर वो उत्तेजना में तब्दील हो जाए। इस तरह की शंका एक राष्ट्र कवि को अपने बदलते राष्ट्र की परिस्थितियों में, उर्वशी उसकी अभिव्यक्ति है। उर्वशी एक राष्ट्र कवि की चिंता की अभिव्यक्ति है। और उसके बाद भारत जी नेहरू ने बड़े धूमधाम से निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की और यह संदेश देने की कोशिश की थी कि दुनिया सह अस्तित्व में ही जिएगी और भारत उसकी अगुवाई करेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद केवल भारत आजाद नहीं हुआ, दुनिया के ढेर सारे मुल्क आजाद हुए एक साथ। उन सारे मुल्कों को मिलाकर एक निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट बना। तो उस नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेतृत्व नेहरू कर रहे थे और नेहरू को ऐसा लगता था कि भारत इस रास्ते चलकर आगे अपने लिए गैलेक्सी ऑफ नेशन में जगह बना लेगा। लेकिन क्या होता है, ध्यान दो बेटा, अब बात अपनी खत्म करूंगा, लेकिन आपको केवल एक दिनकर की काव्य यात्रा और उनकी वैचारिक यात्रा को साथ साथ मिलाकर देखने की एक दृष्टि आपके सामने में रखा। तो होता क्या है, 1962 में चीन के हमले के बाद, और चीन पर हमला कौन करता है? चीन भारत पर हमला करता है। कौन सा चीन? मौत से तुम का चीन, मौत से तुम, जिसने दुनिया में क्या नारा दिया था कि हम एक इक्विलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे, समतामूलक समाज बनाएंगे, और समतामूलक समाज का नारा देने वाला राष्ट्र एक साम्राज्यवादी आकांक्षा के घर पर बात समझने की कोशिश कितनी कम्युनिस्ट पार्टियां थी
यही नारा था कि हम हाशिए पर पड़े समूहों के लिए जगह बना रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है? होता है कि वह भारत पर हमला करता है, वह राष्ट्र। तो राष्ट्रपति जी को चुनौती के रूप में लेते हैं और परशुराम फिर से भारत में अवतरित हो, इस तरह की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। परशुराम किसके रूप में जाने जाते हैं? परशुराम का नाम तो तुमने सुना है ना? परशुराम सात्विक क्रोध के प्रतीक हैं। सात्विक क्रोध यानी एक न्यायमूलक समाज की स्थापना करने के लिए आदमी के अंदर जो आक्रोश, जो ओज, जो तेज पैदा होता है, उससे सात्विक क्रोध होता है। तो दिनकर को ऐसा लगता है कि आज जो है वो हमको गांधी की जरूरत नहीं है, हमको भीम और अर्जुन की जरूरत है, क्योंकि हमको युद्ध लड़ना होगा। हमको परशुराम की जरूरत है जिसको नरसंहार करने के लिए अपने को तैयार करना होगा। इस तरह से आप देखोगे तो दिनकर समसामयिक चुनौतियों के साथ संवाद करते हुए, उसके साथ रगड़ खाते हुए अपनी काव्यात्मक संवेदना को आगे बढ़ाते हैं और उसी रूप में उनके काव्य का पठन होता है, उनके चिंतन में उसी रूप में निखार आता है। तो दिनकर यही वजह रही कि राष्ट्र कवि होते हुए भी शायद हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवि भी हुए। दिनकर के बाद, तुलसीदास के बाद ऐसा कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश में तुलसी के बाद दिनकर जितना लोकप्रिय दूसरा कवि नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कि अपने समय की चुनौतियों का वैसा प्रत्युत्तर किसी दूसरे कवि ने नहीं दिया। तो इस रूप में हम लोग दिनकर को देखें और आप सभी का दिनकर के प्रति एक भावनात्मक आधार भी होना चाहिए कि आप जिस कक्षा में बैठ कर पढ़ते हो कभी दिनकर यहाँ पर पढ़ाया करते हैं, और हम लोग जिस कक्षा में बैठते हैं नेहरू के हवाले से, नेहरू कहते हैं कि वारिस होना बड़ा खतरनाक होता है, और हम लोग दिनकर के विचार के उनका व्याख्या कर वारिस हैं, तो उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए उसको तैयार करें। इसी बात के साथ हमारे एलएस कॉलेज का रामधारी से दिनकर पार्क, और आज इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोगों ने क्लास में सर से और कुछ बच्चों से कुछ सुना था। इसी में वो सब कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन बारिश के कारण क्लास में हुआ।